मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों की बरसे जलद ये कविता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की ये हो गई है और आज हम अगली कविता पढ़ने वाले हैं। उनका नाम है छापा। इस कविता के जो कवि है ओम प्रकाश आदित्य जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता में उन्होंने बताना चाहा है कि कवि की दयनीय स्थिति कैसी हो सकती है और इसके साथ साथ उन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक कविता के माध्यम से एक ही शब्द के दो अर्थ कैसे निकलते हैं ये भी उन्होंने बहुत ही खूबियों के साथ बताया है। अभी हमारे कविता का नाम है छापा। छापा का मतलब क्या है? जब आयकर विभाग के अधिकारी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं उन्हें प्रमाणित सूचना मिलती है कि किसी के घर में अनधिकृत अर्जित धन प्राप्त हो गए उन्हें, तो ये लोग क्या करते हैं, अधिकारी उनके घर पर अचानक छापा मारते हैं बिना सूचना दिए हुए और फिर वो जो अनधिकृत रूप से जो यानी कि काला धन जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसे कहते हैं छापा। देखो यहाँ पे किसी ने सूचना दी है कि कवि के घर पर भी ऐसा ही काला धन जो है वो छिपा हुआ है, कवि ने छिपाया हुआ है और इसलिए अधिकारी जो है आयकर विभाग के अधिकारी वो वहाँ पे जाते हैं और लेखक के घर पर छापा मारते हैं, जिसे अंग्रेजी में रेड कहते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है और फिर वो निराश हो जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो किसी की सूचनाओं के अनुसार जब हमें कोई सूचना मिलती है तो हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य है कि वो जो सूचना मिली है वो सही है या गलत है, इसके बारे में हमें सोच समझकर आगे कदम उठाने चाहिए। अगर हम लोगों ने बिना सोचे समझे कुछ कदम आगे उठाए तो हमारे हाथ में असफलता आती है, निराशा आ जाती है और उसके साथ साथ क्या होता है, दूसरों को भी तकलीफ होती है। तो सच्चाई क्या है उसे जानना ज़रूरी है। मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो सही है? गलत भी तो हो सकती है और उसके कारण सामने वाला व्यक्ति जो है उसे तकलीफ भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसा ही होगा कि वो कवि के घर पर आए हैं, लेकिन कवि ने उन्होंने जो भी सवाल की है, कवि ने बहुत ही बेखूबी के साथ उनका दूसरा अर्थ निकाल के अपने काव्य के अर्थ से उसे जोड़ा है और उसे बहुत ही सुंदरता से उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन लेखक के घर में कुछ नहीं मिलता है और फिर ये अधिकारी जो है वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सिर झुकाते हैं और चले जाते हैं। तब कवि उनसे कहते हैं कि जिनके घर पर तुम्हें ऐसे काला धन मिलता है या कोई सोना चांदी सब कुछ मिलता है वो तो अमीर लोग होते हैं, तो उनके पास से आप ले जाते हो, तो क्या कभी आप ऐसा कर भी सकते हो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें कुछ देकर आ सकते हो? ऐसा करना चाहिए कि जिनके पास है उनके पास से आप ले जाते हो ना, तो आपका ये परम कर्तव्य भी है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उसे आप दे के आओ। ओके, देखो हमारे जो कवि है हमसे क्या कहते हैं इस कविता में, हम देखते हैं छापा पद्य संबंधी। देखो हमारे कवि जो है, कवि का जन्म जो है देखो 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में हो गया है और उनकी मृत्यु जो है वो 2009 को भोपाल मध्य प्रदेश में हो गया है। ओके, उनकी मृत्यु हो गई है। पद्य संबंधी देखो, प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, आम आदमी क्या मतलब क्या है, सामान्य आदमी। आम के दो मतलब है, एक आम का मतलब क्या है, फल, और दूसरा आम का मतलब क्या है, सामान्य व्यक्ति। उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक अर्थ यानी कि पैसे, पैसे की स्थिति कैसी है, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। यानी कि छापा मारने वाले के कार्य कैसे होते हैं, उनकी प्रणाली कैसी होती है, किस तरीके से वो, किस ढंग से वो कार्य करते हैं, इसको हमें दर्शाया है, उसका दर्शन हमें दिया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। व्यंग आने के विकर्ण हम बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने व्यंग किया है समाज के ऊपर, करारा व्यंग किया है कि हमारा समाज ऐसा ही है,
कि जिनको असल में जिनके पास सब कुछ है उसे हमें क्या करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हमारे सज़ा देने का तरीका अलग है, हम गरीबों को ज़्यादा सज़ा देते हैं। बड़े से बड़े खूनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे दबाकर वो बाहर आ जाते हैं, और अगर किसी गरीब के हाथ से कोई अनुचित घटना हो गई या दुर्घटना हो गई तो उन्हें सालों साल तक जेल में रहना पड़ता है। ओके, तो ऐसी परिस्थिति है। तो हमारे कवि और हमसे क्या कहते देखते हैं हम। छापा इस कविता में देखो, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूं। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे कैसे दे दूं। देखो, अभी एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ के रूप में काव्य के रूप में कवि ने लिए हैं, और जो सीधा अर्थ है ये यहाँ पे आयकर विभाग वाले बोल रहे हैं। देखो, कवि ने क्या कहा कि मेरे घर पर छापा पड़ा है, छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी कि मामूली सा नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा छापा पड़ा है, यानी कि बहुत सारे अधिकारी आए हैं। ओके, और उसने क्या कहा है, देखो वे आए घर में घुसे, वो परमिशन नहीं लेते। तुम लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि जब किसी के घर में छापा पड़ता है या रेड होती है तो उसमें कैसे होते हैं, तुरंत आ जाते हैं, बिना खबर दिए हुए आ जाते हैं और घर में घुस जाते हैं, चलो यहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या है, और फिर वो सब ढूंढने लगते हैं यहाँ वहाँ। ओके, तो वो घुस जाते हैं और बोले चलो बताओ सोना कहाँ है। अभी यहाँ पे सोना का मतलब उसका क्या है, गहने, ये जो है ना गहना आभूषण, ये सोना है। ओके, तो सोना कहाँ है ऐसे उसने पूछा है। तो लेखक ने उसका अर्थ क्या लिया है, देखो मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। देखो, उन्होंने कहा है कि सोना कहाँ है, अभी लेखक ने यहाँ पे कौन सा अर्थ लिया है, नींद। सोना का मतलब क्या है, नींद। नींद तो मेरी आंखों में है, लेकिन मैं बहुत दिन हो गए मैं सोया ही नहीं हूँ। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि लेखक की परिस्थिति शायद दयनीय है। हम कब नहीं सोते हैं, जब हमारे मन में बहुत सारे समस्याएं होती है, और कोई ऐसा हो कि हमारे समस्या ही जो है वो हल नहीं हो रही है, परेशानी हो, तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं और नींद जो है वो हमारे आंखों से बहुत दूर चली जाती है। तो उन्होंने कहा है कि अरे बहुत दिन हो गए मैं सोया ही नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले, उन्होंने पहले थोड़ा सा गुस्से में बोला, अभी और ज्यादा गुस्सा हो गए, बोले अरे स्वर्ण दो स्वर्ण, यानी कि सोने का दूसरा अर्थ क्या है, स्वर्ण। ओके, उन्होंने कहा स्वर्ण दो। उसे ऐसा लगा कि शायद सोना, ये बात लेखक कवि को अच्छी तरह से समझी नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया है, फिर से वो सवाल दोहराया है। कौन सा, क्या कहा है, देखो अरे स्वर्ण स्वर्ण। तो उन्होंने कहा मैंने जोश में आकर कहा है, मजे में आकर, हाँ बहुत ही अच्छी तरह से कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। काव्य यानी कि कविता, सुवर्ण। अभी सु यानी कि अच्छा, वर्ण यानी कि क्या, अ आ ई क ख ग, ये वर्ण है, अल्फाबेट्स है। तो उन्होंने अच्छा वो सुवर्ण, तो मैं कविता लिखता हूँ ना, तो अ आ ई क ख ग, इसे मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, काव्य में उसे लिखा है। देखो, सुवर्ण यानी कि अच्छा, अक्षर जिससे होता है उसे कहते हैं सुवर्ण, हाँ सुअक्षर। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे कैसे दे दूं तुम्हें, क्योंकि मैंने लिखा है, मैंने कविताएं लिखी हैं, उसमें क ख ग अ आ ई मैंने लिखा है, वो मैं तुम्हें निकाल कर कैसे दे सकता हूँ, ऐसा उसने कहा है। वे झुंझला कर बोले, यानी कि बहुत गुस्सा हो गए, हाँ। और उन्होंने कहा देखो तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। वे मुस्कुरा कर बोला, मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले वहां बताओ, यहां बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार।
देखो वो गुस्से में बोल रहे हैं और लेखक कवि जो है वो हास्यात्मक तरीके से उसे जवाब दे रहे हैं। पहले उन्होंने स्वर्ण सोने के बारे में कहा तो उन्होंने नींद अर्थ ले लिया, फिर उन्होंने स्वर्ण के बारे में कहा, उन्होंने सु अक्षर उसके बारे में ले लिया। अभी वो तीसरा सवाल उन्हें करते हैं कि तुम्हें समझता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो क्या है, अनधिकृत, यानी कि तुमने जो अनधिकृत का मतलब क्या है, जो अधिकार में न लिया गया हो, काला धन जो तुम्हारे पास है, जो सरल तरीका से तुमने कमाया नहीं है, गलत तरीके से कमाया हुआ तुम्हारा जो धन है, वो धन जो है वो हम चाहते हैं। अभी यहाँ पे अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, धन, पैसा, वो संस्कृत में है। ओके, तो उसने क्या कहा है कि वे मुस्कुरा पर उन्होंने कहा कि वो धन कहाँ है। जब छापा मारने आते हैं ना तो वो अनधिकृत, अनधिकृत जो होता है वो धन होता है, पैसे होते हैं, चांदी होते हैं, ये सब होता है। उन्होंने सवाल किया है कि वो अर्थ कहाँ है, यानी कि वो पैसे कहाँ है। मैं मुस्कुरा कर बोला, अभी गुस्सा नहीं हुए, वो हंस रहे हैं। अर्थ मेरी नई कविता में है। अर्थ का मतलब क्या, अर्थ यानी कि मतलब, यानी कि जो मैंने कविता लिखी है वो कविता मीनिंगफुल है, उसका अर्थ निकलता है, उसका मतलब है, वो तुम्हें मेरी कविता में दिखाई देगी ना। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अगर मैं कुछ पंक्तियां लिखती हूँ या लिखता हूँ, तुम्हें उसमें से जो अर्थ निकलने वाला है वो तुम ले लो, ऐसा उससे कह रहे हैं। फिर वे कड़क कर, अभी उसे गुस्सा आ गया कि ये क्या सवाल करते हैं, हम सवाल करते हैं और जवाब देते हैं, उलट सुलट जवाब देते हैं, उल्टा सीधा बता रहे हैं, हमें कोई सीधा जवाब देते नहीं। इसके लिए वो बहुत कड़क गए, कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। सोना हो गया, पैसा हो गया, अभी चांदी कहाँ है। तो वे, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही धीरे धीरे। अभी लेखक भी थोड़ा गुस्सा हो गए हैं और उसने कहा आपको चांदी चाहिए, देखो मेरे बालों में, यहाँ पे सब पूरी पूरी हर जगह पर धीरे धीरे मेरे बालों में आ रही है, यानी कि कवि के बाल जो है बुढ़ापे के कारण पक रहे हैं, तो उसका कलर कैसा हो गया है, चांदी के जैसा। और इसलिए उसने क्या कहा है कि चांदी चाहिए आपको, ये देखो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। हाँ, यानी कि वो एक ही अर्थ के एक ही शब्द के दो अर्थ बता रहे हैं। वे उद्भ्रांत होकर बैठ गए, कि बहुत परेशान हो गए, बहुत गुस्सा हो गए और कहा यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। अभी उन्होंने नोट यानी कि पैसे, उन्होंने पैसे के बारे में बताया है कि नोट कहाँ है तुम्हारे, क्योंकि उसे समझता ही नहीं ना, तो इसलिए वो सवाल, हर तरीके से सवाल जो है वो बदलते रहते हैं। और उन्होंने कहा तुम्हारे नोट कहाँ है, तो वो कहते हैं नोट, ओके, वो टिप्पणी, नोट का मतलब दूसरा क्या है, टिप्पणी। जब हम अभी हम लोग तुम्हें बताते हैं कि है तुम्हें अपने बुक में लिख के लेना है, तो वो नोट हो गए, नोट्स आई मीन। हाँ, तो जो लिख के लेते हैं वो क्या टीका टिप्पणी करते हैं, वो क्या है, नोट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा वो अभी परीक्षा आ जाएगी ना तब मैं उसे लिख लूंगा, परीक्षा के लिए तैयार करूंगा। यानी हर एक सवाल का जवाब कवि के पास है और वो हास्य तरीके से अपने काव्य के स्वरूप में से दे रहे हैं। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से, मुद्रा अभी ये कॉइन्स, हाँ, मुद्रा जो है, नोट जो है वो कागज के होते हैं और मुद्रा जो होते हैं वो कॉइन्स, ये सिक्का होता है। तो उसने कहा हमारा मतलब जो है वो आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। देखो उन्होंने क्या किया है, मुद्राएं के बारे में उसने कहा अरे बाबा नोट तो तुम्हें पता नहीं चलता है ना, तो अभी कहा मुद्रा तुम्हारे पैसे, कॉइन्स में जो है ना वो पैसे चाहिए हमें। तो कहते मुद्रा, ओके, वो तो मुद्रा का मतलब चेहरा, चेहरे के हाव भाव जो होते हैं हमारे। तो पता है नर्तकी जो होती है, नर्तकी जो डांस करती है, डांस करने वाले कोई भी, हाँ, डांसर होते हैं या भाषण देते हैं, हम स्पीच करते हैं, हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, तो हमारे मुख जो है वो हमारे भावनाओं को भी प्रकट करती है, वो हमारी मुद्रा होती है। ओके, जब हम हंसते हैं बहुत क्यूट लगते हैं ना हंसते हुए, गुस्सा भी होते हैं, फिर कभी कभी हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था,
ओके, ये मुद्राएं हैं हमारे विविध प्रकार के। तो उन्होंने कहा अच्छा वो मुद्राएं बोल रहे हो तो मेरे चेहरे पर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। फिर देखो वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। वो सोच रहे हैं कि अरे ये बेकार के सवाल हम इनसे कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब इसके पास है। तो फिलहाल अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। पहले वो देखो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, उन्होंने सवाल पर सवाल कर रहे हैं। पहला कौन सा सवाल किया, सोना कहाँ है, फिर कौन सा कहाँ है, अर्थ कहाँ है, फिर कहाँ है कि तुम्हारा ये चांदी कहाँ है, चांदी के बाद उन्होंने कहा नोट कहाँ है, फिर मुद्रा कहाँ है। ऐसे उसने सवाल किए हैं, लेकिन उसके सवाल के सीधे जवाब जो है वो मिलते ही नहीं है, और इसलिए अभी वो सोचने लगे हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया है, कृति की है। कौन सी कृति की है, देखो। फिर शयन, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी कि सोने का कमरा जो होता है उसे कहते हैं शयन। शयन के सोना, कक्ष यानी कि रूम। ओके, तो शयन कक्ष में वो घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। तकिए की रुई, रुई यानी के कॉटन, कापूस बोलतो ना आपण मराठीमध्ये। ओके, तो देखो और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपिया को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। देखो उन्होंने क्या कहा है कि अभी वो सोचने लगे, सवाल पूछ पूछ कर वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। अभी उसने क्या किया, एक्शन ली है। कौन से एक्शन लिए, वो पहले कहाँ गए, शयन कक्षा में गए। तुम्हें पता है कि ये जो काले धन छुपाने वाले होते हैं वो कहाँ पे, तकिए के नीचे होते हैं, या बेड बिस्तर में हो जाता है, या कहाँ पर भी छिपा सकते हैं। वो उनके दिमाग में बहुत सारे क्या होते हैं, विचार होते हैं, आइडियाज होती है, हाँ कल्पना होती है। तुम्हें पता है, तुम लोगों ने शायद वो रेड पिक्चर है ना, किसका है वो, अजय देवगन का। हाँ, तो देखो वो उसके घर पर छापा मारते हैं, ढूंढने के बाद भी उसे मिलता ही नहीं है, लेकिन उसकी जो बूढ़ी माँ है वो बता देती है कि ये नया बांधकाम किया है, पता नहीं ये इसमें बीच में क्यों ऐसे पिलर को बनाया है। और तब जाकर अजय देवगन को स्ट्राइक होता है, एकदम समझ में आता है कि हाँ ये नया बनाया है, तो शायद इसमें उन्होंने जो धन है वो छिपाया होगा। और वो क्या करते हैं, उसे तोड़ देते हैं और बहुत सारा धन वहाँ से निकल पड़ता है। तो ये जो काला धन होता है वो काला होता है ना, तो उसे वो अंधेरे में छिपा देते हैं, उजाले में दिखाई नहीं सकते, क्योंकि बुरे काम हमेशा कहाँ होते हैं, अंधेरे में ही होते हैं। ओके, हमारे तुलसीदास ने कहा है कि जुगनू रात को चमकते हैं। इसका मतलब क्या है, बुरे लोग जो है वो रात में इकट्ठे हो जाते हैं और बुरा कार्य करते हैं। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे यहाँ वहाँ छिपा देते ताकि किसी के नज़र में वो ना आए। तो यहाँ पे उन्हें पता है कि चलो हम देखते हैं तकियों में, लेकिन लेखक के घर में देखो, अभी यहाँ से जो पंक्तियाँ है ना वो हमें बता रही हैं कि कवि जो है उनके घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, वो गरीब है। तो कहाँ से पता चलता है कि फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। तकिया जो है वो फटा हुआ है, तो फटे हुए तकियों में कोई पैसे रखेगा कोई पैसा नहीं, अधिकारी है उसे पता नहीं चल रहा, तकिया जो है वो फटी हुई है। अगर हमें पैसे रखने हैं तो हम तकिया में रखेंगे, उसे पैक करके अच्छी तरह से रख देंगे, लेकिन यहाँ पे फटी हुई तकिया है और उसमें से जो रुई है वो भी निकाल रहे हैं। बेचारे के पास रुई लेने के लिए ये नहीं, पैसे नहीं, और जो है अंदर से वो भी निकाल रहे हैं। हाँ, दूसरा देखो उन्होंने क्या किया, अलमारी, टूटी अलमारी, उसकी अलमारी कबर्ड कैसा है, टूटा हुआ है, यानी कि लेखक कवि के पास पैसे नहीं है तो वो बांध नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हैं, तो वो टूटी है, उसे भी ढूंढ रहे हैं। अगर हमने पैसा छिपाया रखा था तो हम क्या करते हैं, लॉकर में अच्छे से लॉक कर देते हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे टूटी अलमारी है, तो कोई टूटी अलमारी पे पैसे रखेगा क्या? हाँ, ये समझ तो उसको आनी चाहिए थी, अधिकारियों को। रसोई की खाली पिपियों को टटोला, पिपियो यानी के ड्रम। गांव में अन्न धान्य जो है उसे रखने के लिए बड़े बड़े ड्रम होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उसको भी टटोला, ढूंढा उसने, वहाँ पर भी नहीं है। फिर देखो उन्होंने बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। अभी बच्चों की गुल्लक, तुम्हें पता है ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास छोटा गुल्लक होता है, पैसे वो अगर मामा ने, मौसी ने, कोई अतिथि आया और उसने उसे पैसे दिए तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं और फिर इकट्ठा करते हैं, उसे बच्चों की गुल्लक कहते हैं। छोटा बच्चे का एक डिब्बा होता है, उसमें वो पैसे
रखते हैं, तो उसने वहां पर भी देख डाला, लेकिन क्या है, कुछ नहीं था। पर सब में मिली एक ही तत्व खाली, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं मिला। बच्चों को पैसे देने के लिए भी उसके घर पे शायद कोई आता नहीं होगा, क्योंकि उसके घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं, तो बच्चों को पैसे कहाँ से दे दे। अभी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं ना, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा के पास पैसे रहेंगे। लेकिन जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं, वो खाने के लाले पड़े हैं, वो अपने बच्चों को कैसे दे देंगे। इसलिए उसकी गुल्लक भी खाली है, अलमारी टूटी हुई है, तकिया जो है वो फटी हुई है, और उसके साथ साथ क्या है, उसकी पिपिया जो है, घर के ड्रम है, वो भी खाली है, नहीं उसमें भी कुछ भी नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ नहीं है। आगे देखो उन्होंने क्या कहा है, तत्व यानी कि वास्तविक स्थिति जो है वो सब ऐसी थी कि सब खाली था, किसी में कुछ भी भरा हुआ नहीं था। कनस्तर के टीन का पीपा जो होता है वो, डिब्बे भी ले सकते। कनस्तर, मड़कों को ढूंढा, सब में मिला एक शून्य ब्रह्मांड का मतलब संसार। सब ढूंढा उसने, मड़कों को ढूंढा और छोटे डिब्बे को ढूंढा, लेकिन किसी में कुछ नहीं था। यहाँ से पता चलता है कि हमारे कवि जो है वो किस तरह से जीवन बिता रहे हैं। उनके घर में कुछ भी नहीं है, ओके। और फिर भी किसी ने सूचना दी है कि कवि के घर में अनधिकृत रूप से क्या है, धन है, ऐसा उसे लगता है। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अभी देखो क्या हो गया है, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अभी अरण्य कांड तुम्हें पता है, मैंने अभी भी कविता सिखाई है तुम्हें। कौन सी कविता सिखाई है, बरस ही जलद। उसमें मैंने बताया है कि ये तुलसीदास गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जो लिखा वो 7 कांड में है। कांड का मतलब क्या है, अध्याय। अध्याय का मतलब क्या है, चैप्टर। उसमें से तीसरा जो है वो है अरण्य कांड, ओके। उस अरण्य कांड में क्या होता है कि श्री राम जो होते हैं वो यहाँ से अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए अरण्य में निकल पड़ते हैं। तो यानी कि जहाँ पे सुख सुविधाएं थी, संपन्नता जीवन था, वहां से वो अरण्य की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे खाने के लिए उसे खुद प्रयास करना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ मिलेगा भी नहीं, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अरण्य कांड वैसी स्थिति, सुस्थिति नहीं है, बहुत ही विकट परिस्थिति उसके घर में है, इसलिए उन्होंने कहा है अरण्य कांड, ओके। इसलिए कहा है अरण्य कांड। आगे देखो, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। पहले उनका चेहरा जो है बहुत खिला हुआ था, उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ चलो हम कवि के घर में घुसेंगे और फिर हमें बहुत सारा धन जो है, जो यहाँ वहाँ छिपाया होगा, सोना रहेगा, चांदी रहेगी, और फिर जो भी धन रहेगा हम उसे इकट्ठा कर लेंगे। हम अधिकारी हैं, आयकर विभाग के अधिकारी है, और छापा मारने के बाद हमें अगर धन प्राप्त होगा तो हमें बहुत अपने कामयाबी पर नाज होगा, ऐसा वो सोच कर वो आए थे। लेकिन जब उन्होंने कवि के घर की परिस्थिति को देखा, कुछ भी नहीं मिला। तकिया फटी हुई थी, अलमारी टूटी हुई थी, बच्चों की गुल्लक वैसे खाली थे, कनस्तर खाली थे, मड़के भी वैसे खाली थे, और इसलिए उसे पता चला कि इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। और इसके लिए इसका चेहरा पहले खिला हुआ था, यानी कि प्रसन्नता होना, अभी निराश हो गए, वो हताश हो गए, और उन्हें लगा कि इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे जिस मेहनत के साथ आए थे, जिस जोश के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और असफलता उसके हाथ लगी है, इसके लिए वो निराश हो गए हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ। जहाँ तक हो गया है तुम्हें उसे अच्छे से पढ़ना है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बताना है, ये कविता को पढ़कर रखना है। आगे की जो कविता है और जो नोट्स है मैं अगले लेक्चर में तुम्हें दे दूँगी। तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।